हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं इकोनॉमिक्स से गाला पेपर 3 का सेक्शन बी। तो ये वाला वीडियो ना आप लोग आखिरी तक देखिएगा, बिकॉज इसमें मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा सेक्शन एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग को बता दूं कि सेक्शन बी जो है वो टोटल आपका 10 मार्क का आता है और जिसमें 21 नंबर से लेकर के 30 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देन सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर डायग्राम्स एंड ग्राफ्स ड्रॉन। तो भाई डायग्राम और ग्राफ किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन यानी किस तरह के डेटा के लिए यूज किया जाता है। तो भाई ये क्वेश्चन 2020, 21 और 22 में पूछा गया है। तो याद रखना, डायग्राम इज ड्रॉन फॉर डेटा विद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डायग्राम हमेशा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही बनाया जाता है। और अगर बात करें ग्राफ की, तो अ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर डेटा विद कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा ग्राफ जो होता है ना वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही बनाया जाता है। क्लियर हो गया। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। डन। देन बात करें नंबर 22, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, व्हाट डज हाई पर कैपिटा इनकम इंडिकेट। तो ये क्वेश्चन 21, 22 और 23 में पूछा गया है। तो पर कैपिटा इनकम इज ग्रॉस नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। बहुत इजी है कि जब हम लोग हमारे कंट्री की नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो उस टाइम पे हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है पर कैपिटा इनकम। शॉर्ट में मैं यहां पे इसको पीसीआई लिख लेता हूं, ठीक है। और आगे बात करें तो पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम पर हेड भी कहा जाता है कि एक पर्सन की एवरेज इनकम, मतलब जैसे मान लो पूरी कंट्री है उसमें से 1 लाख रुपए उसकी पर कैपिटा इनकम है, तो 1 लाख रुपए एवरेज इनकम हुई पूरे कंट्री में। इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी इनकम 1 लाख होगी, उसके आजू बाजू भी हो सकती है। क्लियर। देन बात करें तो हाई पर कैपिटा इनकम क्या इंडिकेट करता है। इफ पर कैपिटा इनकम इज हाई, इट कैन बी सेड दैट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। अगर पर कैपिटा इनकम हाई रहेगा तो ऐसा कहा जाएगा कि डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में। डन। देन बात करें नंबर 23, राइट फुल नेम ऑफ एनईएफटी एंड आरटीजीएस। ये 2023 में पूछा गया था। बहुत इजी है। एनईएफटी मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। डन। देन है नंबर 24, स्टेट द टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ये 2021 में पूछा गया था। तो आपके बुक के हिसाब से टोटल 3 ही टाइप्स है कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स के। सबसे पहला देखें तो करंट अकाउंट डिपॉजिट, जो कि जनरली बिजनेसमैन यूज करते हैं। देन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, हम जैसे लोग यूज कर सकते हैं। और एक होता है फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, इसको हम लोग एफडी भी कहते हैं। तो इस तरह से टोटल 3 अकाउंट है कमर्शियल बैंक्स के। क्लियर। देन बात करें नंबर 25, which method are used to measure relative poverty। और ये 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, और इसका आंसर आएगा लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट। ये दोनों यूज किए जाते हैं रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। ये ना आप लोग का चैप्टर नंबर 5 में देके रखा है, और इन दोनों के बारे में जानना है ना तो चैप्टर नंबर 5 में आखिरी में जो कि समरी देके रखी होती है, ग्लॉसरी देके रखी होती है, उसके अंदर इन दोनों की डेफिनेशन भी देके रखी है। तो बहुत सी बार बोर्ड वाले इनका मीनिंग भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज लॉरेंस कर्व। तो भाई वो वाली पीछे की जो समरी है ना वो भी आप लोग अच्छे से कर लेना। देन बात करें नंबर 26, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आर स्पेशली कॉमन इन विच कंट्री। तो भाई ये दोनों तरह के अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। एक और चीज बताऊं तो जनरली हाईली पॉपुलेटेड डेवलपिंग कंट्री में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडिया। देन बात करें नंबर 27, व्हाट इज कैश क्रॉप, गिव एन एग्जांपल ऑफ इट। सच बात बताऊं ना तो बुक में कैश क्रॉप का मीनिंग नहीं दिया हुआ था, सिर्फ उसका एग्जांपल ही दिया था। तो मैंने गूगल से इसका कैश क्रॉप का मीनिंग लिखा है कि कैश क्रॉप इज एन एग्रीकल्चर क्रॉप दैट इज ग्रोन फॉर सेल टू रिटर्न अ प्रॉफिट। एक ऐसा क्रॉप होता है जिसको बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाता है, इसलिए इसको कैश क्रॉप कहा जाता है। एंड इसका एग्जांपल क्या है तो हम लोग बोल सकते हैं कॉटन, ज्यूट, ग्राउंडनट, ऑयल सीड, शुगर केन, ये सारे इसके एग्जांपल्स है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग 12th जीएसईबी में, 12th कॉमर्स में हो और अगर आपको पढ़ने में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है अकाउंट्स या स्टैट्स में, तो आप लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। और हमारे कोर्स की प्राइस है 599, बहुत ही ज्यादा रिजनेबल में आप लोग को एग्जाम तक ये पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, साथ साथ में हमने एक एक सम इसमें सॉल्व करा हुआ है। तो अगर अभी तक आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो अभी के अभी डाउनलोड करो। प्ले स्टोर से यूजीटी नाम है और ऐप स्टोर पे माय इंस्टीट्यूट नाम है, और आप इस नंबर का कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी तरह के डाउट्स और क्वेरीज के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े नंबर 28,
व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बताओ नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है एंड हाउ इज द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिटरमाइंड। देखो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। तो भाई नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मींस, अब आपकी बुक के अंदर ना इसको कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दिया है, उसका मतलब नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ही होता है, मतलब कि ऑल द आइटम्स ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अब मर्चेंडाइज क्या होता है, यानी कि यहां पे सिर्फ बात की जाती है गुड्स की, ठीक है, और अगर यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस होता तो वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाता। बट नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर किया जाता है, मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स, मतलब फिजिकल गुड्स, यहाँ पे सर्विसेज कंसीडर होती नहीं है। बोलो क्लियर। एंड द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिटरमाइंड बाय मर्चेंडाइज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और जो भी नेचर है ट्रेड का वो किससे डिटरमाइंड होता है, मर्चेंडाइज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। मतलब समझ लो दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम है। देन बात करें नंबर 29, स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो भाई पब्लिक सेक्टर यूनिट आपकी बुक के हिसाब से टोटल 3 देके रखी है, एक है डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री, दूसरा है पब्लिक कॉर्पोरेशन, तीसरा है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। क्लियर, तो ये 3 नाम आप लोग याद रखना। देन आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो इसका आंसर क्या है, द मूवमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, यानी कि जब कोई एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है और वो भी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। और इसका अपोजिट देखे कि अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसको हम लोग इंटरनेशनल माइग्रेशन कहेंगे। अब अगर आपको इसमें एग्जांपल लिखना है तो लिख सकते हो कि अगर कोई गुजरात से राजस्थान जा रहा है या राजस्थान से गुजरात आ रहा है तो वो इंटरनल माइग्रेशन हुआ। बट अगर कोई इंडिया छोड़ के कनाडा, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो वो किसका एग्जांपल हुआ, इंटरनेशनल माइग्रेशन का। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस इस सेक्शन के कंप्लीट किए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।